गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा। ग्राम स्वराज, चलिए पहले हम लोगों को समझना है कि सबसे पहले ये ग्राम स्वराज की संकल्पना ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है और इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, प्रक्रिया क्या होना चाहिए, और फाइनली निष्कर्ष की बात हम लोग समझेंगे। तो देखिए, गांधी ने एक किताब लिखी, मेरे सपनों का भारत। पुस्तक मेन है भारत का मतलब हिंद स्वराज। गांधी का एक पुस्तक है हमारा भारत जो मेरे सपनों का है, गांधी के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंदुस्तान में कैसे सबका अपना राज होगा, अपना अपना राज होगा, इस पर गांधी ने अपने विचार दिए। और इसी हिंद स्वराज के सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही। गांधी का कहना था, बड़ा महत्वपूर्ण बात, गांधी ने कहा कि आजादी का मतलब क्या है। अगर हमें आजादी मिली है तो आजादी का मतलब क्या है? मतलब है कि गांव के सबसे निचले तबके, जो सबसे नीचे, उसमें भी परिवर्तन दिखना चाहिए। गांव में जो सबसे नीचे का व्यक्ति है उसमें भी चेंजिंग दिख रहा है, तो मतलब आजादी का कुछ अर्थ है। आजादी से जो हम लोगों ने शासन स्थापित किया उसका लाभ सबको मिल रहा है। अब अगर गांव के सबसे निचले व्यक्ति भी उसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे ही रह जाए तो मतलब है कि फिर आजादी और गुलामी में कोई फर्क नहीं, आजादी का दावा खोखला। गांधी का मानना है कि भारत की आत्मा कहां बसती है? गांव में आत्मा बसती है। जब गांव में भारत की आत्मा बस रही है तो गांव का एक पुनर्संरचना होना चाहिए, फिर से स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में स्ट्रक्चर लिखा उससे थोड़ा अलग। अंबेडकर जी का सोच क्या था? तो अंबेडकर जी का सोच था कि गांव के व्यक्ति पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, इसलिए नीचे पावर की आवश्यकता नहीं। इसलिए देखो, जो संविधान, मूल संविधान हम लोग का है, उस मूल संविधान में कहीं भी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं है, पूरे उल्लेख नहीं है कैसे चुनाव हो। बाद में हम लोग अनुसूची के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन और नगर प्रशासन को बाद में जोड़े। तो ये सोचिए कि उस समय संविधान में उनका मानना है कि गांव के आदमी पढ़ा लिखा है नहीं। अब बंदर के हाथ में स्टीयरिंग दे देंगे, चाबी भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, तो मामला सब चीज सही है, लेकिन चलाएगा कैसे उसको पता ही नहीं। तो इसी कारण से पावर कहां होना चाहिए? शहर में सबसे ऊपर मेन केंद्र, प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल, उससे थोड़ा नीचे तो हमारा राज्य में मुख्यमंत्री को पावर मिले, उससे नीचे आ जाए तो फिर पीएम सीएम के बाद नीचे डीएम को पावर मिल जाए, फिर एसडीएम को पावर मिल जाए, इस तरह से एसडीएम के बाद तब बीडीओ को मिल जाए, तब बीडीओ के बाद तब गांव में कोई है मुखिया सुखिया तो मिले पावर। ऐसे जो भी न्याय की प्रणाली हो, कोई हमारा नया कोई भी विधायिका हो, नया अधिनियम बनाना हो, यहां बने, यहां बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, कोई नियम पास करना है तो यहां और यहां बने। अब गांधी का कहना है कि यहां पर इतने भयंकर भयंकर ऊपर के लोग बैठ गए हैं कि उनको तो पता भी नहीं होगा कि गांव में गलियां होती, किस गांव में कैसे गली ढालना है, नली ढालना है, क्या करना है, कि बैठ के योजना बनाते हैं और कहते हैं कि गांव के सब जितने भी गली है सोलिंग कर दिया जाए। कई गांव में पहले से ढलैया होकर बैठा हुआ है तो काम ही नहीं लगा। और इनको तो हर गांव की आवश्यकता अलग अलग। अभी बैठ के कह रहे हैं कि हम 80% गांव में यह करेंगे, मालूम चला कि 90% में पहले से हो चुका है। तो इनको एयर कंडीशन में बैठ के किसान की समस्या क्या पता होगा, इन्हें क्या मालूम होगा कि कैसे गांव में क्या जरूरत है। और इसी कारण से ये पूरी प्रक्रिया को गांधी ने कहा गलत। गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की बात किया, कहा कि सब गलत, ये शहर जो है ये अच्छी बात है कि खराब है? तो गांधी का कहना है खराब है। शहर हर समस्याओं का जड़ है। यहाँ आवासीय समस्या है, यहाँ प्रदूषण की समस्या है, यहाँ पेयजल की समस्या है, सारी समस्याएं यही, नाम ही शहर है। शहर का मतलब सहो तब रहो, सह तब रह। इस शहर मतलब तुम्हें सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, गांव वाली आजादी तुमको नहीं मिलेगी। यहाँ एक रूम में मालूम चलता है 4-4 5-5 लोग हैं, ये तो हल्का है ना। बंबई दिल्ली जाएंगे तो पूछेंगे कि फलाना तो यही रूम में, अब वो जो गांव का था तो भी यही रूम में है, सब सोता कैसे होगा? छोटा रूम में 6 आदमी का नाम। अब शहर में एक रूम पर 6 आदमी है और गांव में एक आदमी पर 6 रूम है। उल्टा है, दिखा रहे हैं रूम तो ये पूजा रूम है तो वैसे ही होगी, ये भूसा रूम है तो कैसी होगी? वहां तो गाय और भूसा उतना में रह जाया करते हैं। अब समझिए कि यहाँ और वहां के स्ट्रक्चर में रहने की क्या समस्या है। प्रदूषण का भी वही हालचाल है। अगर शहर में 2 दिन झाड़ू ना लगे तो हालचाल सोचो सड़कों का क्या होगा। गांव में पर्व त्योहार में होली में कोई नाली में डाल के कोई घिसता है तो शादी हुआ, नहीं तो ऐसा ही कोई बात नहीं है। प्रदूषण की समस्या वैसे है नहीं। यहाँ पानी पीने के लिए भी समझ रहे हैं क्या स्थिति है? नल से निकल रहा है, बोतल 20 रुपए लीटर मिल रहा है, गांव में बाल्टी उछल के अभी भी लोग ऊपर से स्नान कर, जितना दिन भर में पीता उतना तो बर्बाद कर देता है ऊपर स्नान करने। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इन सभी समस्याओं को ही गांधी देख रहे थे। और गांधी को बात का एहसास था कि जितने फैक्ट्री है ये कहां बैठा रहे? शहरों में। फैक्ट्री गांव में बैठ रहा है, फैक्ट्री कहां बैठा रहे? शहर में। किसी को रोजगार चाहिए, शहर जाओ। किसी को कोई चीज पास करवाना है कि हमारा गांव का नली बन जाए, एक स्ट्रीट लाइट लग जाए, शहर में जाओ, वहीं से पैरवी हो। गांधी कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी समस्या है। और किसी भी गांव को अगर हम कहें कि उसको आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, उस गांव को हर निर्णय के लिए स्वतंत्र बनाना, ये जो दोनों प्रक्रिया है, इसी को गांधी का ग्राम स्वराज का, जो तुम समझ रहे हो ग्राम स्वराज का मतलब क्या है? गांव को स्वतंत्रता हो, गांव वाले फ्री रहे कि किस नली गली को कौन बनाएगा, कब बनाएगा, हम बनाए। और गांव वाले आत्मनिर्भर रहे, गांव अपनी आवश्यकता के लिए शहर ना जाए, गांव वाले को जो जरूरत है उनको गांव में ही मिल जाए। ऐसा ना हो कि उनको रोजगार के लिए शहर जाना पड़े। गांधी जी मशीन के पक्षधर है कि नहीं है? जल्दी बोलिए। है। गांधी कहते हैं मशीन अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे देश में नहीं। मशीन कहां होनी चाहिए? जहां जनसंख्या बहुत व्यस्त है, फुर्सत नहीं है, छुट्टी नहीं है, वहां मशीन से जल्दी काम करवा लीजिए। सही। उस देश में मशीन का क्या काम है जहां हजारों लोग बेरोजगार बैठे और मशीन जितने लोगों का काम करते हैं उससे ज्यादा लोग उसको देखने चले आते हैं। अब बताओ, गांव में एक जेसीबी चला जाए, मिट्टी कर रहा है, तो मालूम चला ठीक है वो 200 आदमी का काम कर लिया और मालूम चला कि पूरे घेर के 250 आदमी उसको देख रहा है। तो उससे बढ़िया गांधी कहते हैं कि क्या जरूरत है भाई, इसको हटाओ, वही 250 से खटवाओ, तो उससे उनको रोजगार तो मिले। वो लोग बैठा हुआ उसको देख रहा है मशीन को, तो वहां मशीन का क्या जरूरत? अब यही चीज आपको समझनी है कि अब गांधी जो बात करने जा रहे हैं, जिस गांव के आत्मनिर्भरता की बात होगी, जिस गांव के मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक और टर्म आपको क्या बताए? 2 टर्म है, एक स्वतंत्रता,
गांव वाले खुद से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, उस दोनों टर्म को जहां जोड़ेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम स्वराज करेंगे। तो अब इतना से आप दोनों बात समझ गए हैं। ग्राम स्वराज की संकल्पना क्या है, गांव को हम लोग दो चीज करने जा रहे हैं, क्या, एक वहां निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और दूसरा आत्मनिर्भरता हो। और इसकी आवश्यकता क्यों है ये समझ रहे हैं। गांधी देख रहे थे कि गांव की कीमत पर शहर बस रहे, शहरों में ही फैक्ट्री लगाएंगे, जब रोजगार चाहिए, इनको कोई आवश्यकता होगी शहर जाए। गांव वाले को कुछ चाहिए कि सब्जी लाना है, अब शहर जाए, कितना शर्म की बात। गांव वाले को चावल लेना है तो शहर आ जाए, मसाला लेना है तो शहर उत्पादन खुद करता है, और आवश्यकता के लिए शहर आ जाए कि चले बाजार कपड़ा लेने जा रहे हैं। होना क्या चाहिए, तो गांधी की प्रक्रिया इतनी उल्टी है कि सुन के आपको बड़ा आश्चर्य हो। गांधी ग्राम राज की कल्पना करते हैं, और इस ग्राम स्वराज के प्रोसेस को आपको समझना है। तो 2 मिनट प्रोसेस को बढ़िया से समझ लीजिए, तो अचानक लगेगा कि वाह, इस पर हमारा कलम चलने लगेगा। गांधी कहते हैं कि ग्राम स्वराज के लिए गांव की पुनः संरचना होनी चाहिए, फिर से उसकी बनावट होनी चाहिए, और 2 जगहों पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक को उन्होंने नाम दिया राजनीतिक विकेंद्रीकरण, और एक का नाम दिया आर्थिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, गांधी की अपनी विचार है, जो भारत के संविधानों में ये विचार नहीं, अम्बेडकर जी का अपना विचार है, वो अलग लागू। गांधी का कहना है विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता का, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, एक जगह नहीं रहे, और पावर राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से फैले। कैसे? राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को समझिए। गांधी कहते क्या है, गांधी का कहना है कि लोकतंत्र हो, हम सहमत। लोकतंत्र बहुत अच्छी बात है, जनता वोट दे, जनता के डिसीजन से ही सब चीज, लेकिन एक दल विहीन राजनीति होनी चाहिए। पार्टी पौवा वाला ठीक नहीं है। पार्टी पौवा बैठ के जात के गणित जोड़ते रहता है, ये जात वो जात वो जात बहुमत, बाकी जात कोई मतलब नहीं। तो इससे हमारा समाज भटकता है। इसीलिए अब अगला देखा कि जात हो गया तो अगला नया नया वो जात कर लिया, तो अगला देखा कि जात हो गया वो जात हो गया, तो हम क्या करें, तो उधर में बात दिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मुस्लिम हो गया हिंदू हो गया, तो हम बाकी के बीच, अगला कहा कि तो हम दूसरा वैरायटी करें। इस तरह से लोगों को डिवीजन करो। तो गांधी का कहना है दल विहीन राजनीति होनी चाहिए, कोई पार्टी नहीं। जैसे आपके गांव में मुखिया का चुनाव होता है, बोलो उसको कोई पार्टी है नहीं है, लोग वोट देते हैं, जीतते हैं। आजादी क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जिसको इच्छा माला पहन लिया, 5 आदमी पीछे पीछे जय जय किया, पूरे रास्ते उसको भी लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं, लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, उसको विश्वास बढ़ रहा है। अरे हारना जितना अलग बात है, उतना फल उसको आज खड़ा होकर 5 आदमी माला ही पहना दिया, जय जय मार दिया, व्हाट्सएप फेसबुक पर चल गया, उतने में वसूल हो गया उसका पैसा। बाकी अब देखिए, तो कई लोग तो जानता है कि हम हारे, फिर भी खड़ा होता है कि कम से कम मौका तो मिल जाएगा, कहीं कुछ होगा तो बोलेंगे कि एक्स कैंडिडेट हम भी मुखिया कराए। अरे हारे तो पहले जाने के 2 वोट है, एक हम देंगे और एक पता नहीं कौन देगा, गलती से परिवार वाला भी नहीं देगा। बात समझ लो। तो अब ध्यान से समझिए, तो ऐसा लोग भी खड़ा हो जाते हैं। अब यहां पर बात समझिए, तो गांधी जो कह रहे हैं वो अब सुनो, सुन के बड़ा गहरा असर होगा। गांधी कहते हैं कि चुनाव केवल गांव में होनी चाहिए, गांव में ही चुनाव होगा। अब गांव के चुनाव जो होंगे, तो इसमें जो लोग जीतेंगे वो ग्राम पंचायत का निर्माण करेंगे, और इसी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आपस में मिलकर जिला पंचायत बनाएंगे। जिला पंचायत के प्रतिनिधि आपस में मिलकर के यही वाले व्यक्ति ऊपर राज्य पंचायत बनाएंगे, और राज्य पंचायत के व्यक्ति आपस में मिलकर राष्ट्रीय पंचायत बनाएंगे, और यही राष्ट्रीय पंचायत का जो हेड होगा वो पीएम है, ये सीएम है, ये डीएम है, और ये समझ लो गांव का। लेकिन बनेगा सब यहां से। अब गांव में 4 तरह का इलेक्शन होगा, जिसको केंद्र देखना है राष्ट्रीय पंचायत के लिए खड़ा हो, राज्य देखना है राज्य पंचायत के लिए खड़ा हो, जिला देखना है जिला पंचायत के लिए खड़ा हो, गांव देखना है ग्राम पंचायत के लिए खड़ा हो। अब हर पंचायत से एक जीता। अब जो राष्ट्रीय पंचायत के लिए जीता, हर राष्ट्रीय पंचायत वाला व्यक्ति दिल्ली जाओ और अपने में मिल करके एक को चुन दो कि हमारा तुम हेड रहेगा, वो पीएम। राज्य वाला व्यक्ति अपने में मिलकर के एक को चुन दो, वो तुम्हारा सीएम। और इससे क्या होगा, हर व्यक्ति गांव से गया, हर व्यक्ति का वोटर गांव में, एक जितना गांव की समस्या को समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत उल्टी पुल्टी बात है, राष्ट्रीय पंचायत का काम नली गली बनाना नहीं रहे। दिल्ली में बैठ के गांव के नली कौन बनेगा, तुमको क्या मालूम? और तुम कहोगे नाली 200 मीटर तक सीधी जाएगी, मालूम चलेगा कि 10 मीटर पर सबका घर आ रहा है, तो गांव में तुम घर तोड़ने के लिए सब उपाय कर लो। अब वहां पे उपाय एक ही है कि गांव की नली, गांव का रोड, गांव में क्या होगा, ये गांव वाला सोच। राष्ट्रीय पंचायत का हेड का सिर्फ एक काम है, राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे सुरक्षित रहे, बाह्य शक्ति कैसे हम पर कुछ अटैक न करे, और अंतरराष्ट्रीय मुद्दे देखे। इसके अलावा कोई दिमाग ही मत लगा, रोड कहां बनेगा, कहां क्या होगा, तुम्हारा ड्यूटी बस इतना ही। इसकी ड्यूटी अपने राज्य को देखने की, इसकी ड्यूटी जिला देखने की है, और सब पावर यही रहे, इस ग्राम पंचायत में ही विधायिका हो। सबको कोई कानून बनाना है तो यही बैठे, यहां जब बैठेगा तो यहां इतने लोग देखने आएंगे कि एकदम बढ़िया कानून बनवा के रखेंगे, क्योंकि भागीदारी कस के हो। जैसे लोग सुनेगा कि आज इस पर कानून बन रहा है, 500 आदमी उल्टा पुल्टा जो बोलेगा, कहेगा कैसे ठीक है, तब आना इलेक्शन में समझा देते हैं, तुम नजदीक से सुने रहेगा तो सही कर लेगा ना। तो इसीलिए गांधी कहना विधायिका का पावर यही हो। कार्यपालिका, पुलिस भी, ज्यादा पुलिस बहाल करने की जरूरत नहीं है, हर गांव में दलपति रहे, हर गांव में 2 फोर्स बहाल कर दो, जितना गांव है सब गांव में 2 फोर्स। गांव से शहर बना तो वार्ड वाइज 2 फोर्स कर दीजिए, हो गया, थाना होने की कोई जरूरत नहीं, उतना वो अपने संभाल ले, और यही न्यायपालिका हो, जज यही बैठ। देखिए गांधी का कहना है कि जज साहब यही रहे, तो क्या जरूरत है, केस होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट यहीं, गांव में तुम्हारा डिसीजन हो, जो डिसीजन हो गया बस एकदम समझ लो, तो एकदम तुरंत न्याय, सारा सिस्टम जब यहां होगा। तो बोलो गांधी क्या कहते हैं, पावर ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर। हमारा संविधान कहता है कि पावर ऊपर हो, और घड़ा में पानी रख दीजिए गर्मी में, और शंकर जी पर टपकते हुए देखे होंगे ट्रिकल डाउन, एक घड़ा पानी रख दीजिए, बुन बुन टपक रहा है, पावर यहां दे दीजिए, बुन बुन टपक रहा है। हमारा संविधान यही कहता है कि एक आदमी को अमीर बना दीजिए, अम्बानी अडानी खूब पैसा दे दीजिए, घड़ा भर दीजिए, वो इतने को छेद कर दीजिए, बुन बुन टपकेगा, नीचे सबको पैसा मिलेगा, सबको बांटिएगा तो सब पैसे दिखा जाएगा, पता ही नहीं चले। अब 1 करोड़ रुपया हमको देना है, भारत की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा, तो सबको 50-50 पैसा देना ठीक होगा, एक आदमी को 1 करोड़ रुपया देना ठीक हो? तुमको मालिक बनाएंगे तो क्या करोगे? सबको 50-50 पैसा दोगे कि सब उड़ा दे, खत्म? या एक आदमी को 1 करोड़ देके कहेंगे फैक्ट्री बना दो और लोगों को रोजगार देना, और उससे तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा, सारा सिस्टम होगा, बेचने वाले को नौकरी मिलेगा, सिस्टमैटिक होगा, ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है? एक आदमी को देना, यही को देता है तो तुम हल्ला करता है अडानी को अमीर बना रहा है, अंबानी को बना रहा है। तो सरकार के पास समस्या यही, उसके पास अगर है कि हमको 2 अरब बांटा है और भारत की आबादी ही हमारा लगभग 2 अरब पहुंच रहा है, तो 1-1 रुपया सबके खाता में डाल दे, 1 उपाय भाइयों बनो, 1-1 रुपया सबके खाता में गया, 2 अरब खत्म हो। सब चेक करेगा, कौन कहेगा 2 रुपया दिया, चाहिए नहीं होगा, कोई काम का नहीं। या एक ही व्यक्ति को हम 2 अरब दे, तो वो व्यक्ति 2 अरब रुपया में अच्छा काम कर पाएगा, और 2 अरब से जो रोजगार बनाएगा तो उसके कारण सब चीज चलेगा। अब बैंक को कहता है कि बिना गारंटी 2 अरब रुपया दे,
अब कई आदमी बैंक में हल्ला करते तुमको मिल जाएगा, या गरीबकन के लोन मिलेगा, अमेरिकन के देखिए 2 अरब 3 अरब लेके भाग गए, ऐसा सुने हैं कि नहीं? तो सरकार एक प्रोजेक्ट करती है, तुम भी वहां बैठोगे तो तुम बैठ के यही सोचोगे रात में कि 2 अरब है, सबके 2 रुपया दे, एक ही आदमी को देके क्या कराएं, तो आंसर तो आएगा एक आदमी वाला। अब यही बाकी लोग हमारे संविधान की है। गांधी कहते हैं नहीं, नीचे, यहां से ऊपर। और यही गांधी कहते हैं कि जिस दिन सत्ता, सत्ता मींस पावर, अधिकार, जिस दिन सत्ता नीचे से ऊपर चला गया, उस दिन हमारे भारत में राम राज्य आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन तुम्हें आ जाएगा, गांधी के राम राज्य की परिकल्पना का उल्लेख कर। अभी प्रश्न है, अब जो लड़का नहीं पढ़े हुए है वो कहना शुरू करेगा अयोध्या में राजा दशरथ थे। यहां राम किसी रामायण के पात्र नहीं है। यहां राम का अर्थ एक प्रतीक वैसे राजा का है जो एक गांव में लोगों की आत्मनिर्भरता बढ़ा सके, एक न्याय व्यवस्था का समाज स्थापित कर सके, वैसे शासक को राम कहा गया है। यहां कतई मत सोचना कि रावण का एक पात्र राम है, दशरथ के बेटा ही नहीं। बात समझना, गांधी के राम राज्य में कई लोग कहते हैं गांधी राम राज्य बोले थे, गांधी जी राम के भक्त। तो यहां तुमको ध्यान रखना, गांधी जिस राम राज्य की बात की उसमें राम कोई हमारे पात्र नहीं है। यहां राम एक प्रतीक है वैसे राजा का जो गांव में एक न्यायपूर्ण समाज का, एक ऐसे समाज की स्थापना कर सके जिसमें किसी का शोषण न हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आजादी का सही अर्थ समझ में आए। अभी बताइए राम राज्य भी क्लियर हो गया है सबका। तो अब पहले ये बताइए, हम लोग चल रहे हैं गांधी के ग्राम स्वराज का प्रोसेस, और इस प्रोसेस में अभी तक हम लोग कौन सा प्रोसेस देखे? राजनीतिक प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस देखेंगे? आर्थिक। तो थोड़ा हम लोग आर्थिक प्रोसेस देख लेंगे और तब निष्कर्ष हो जाए। आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात देखो, एक बार समझने के बाद जैसे लिखाएंगे, एक बार पढ़ोगे, सारी बात दिमाग में जैसे आई, परीक्षा में बिना रटे कलम खूब चले, क्योंकि थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर आएगा गांधी के राम राज का ना एकदम याद आ गया, ग्राम स्वराज का टॉपिक है और बस शुरू हो जाओ, क्वेश्चन बीच के स्टेप से भी उठाता है। अब हम लोग देखें आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करें। ये आर्थिक विकेंद्रीकरण क्या है? गांधी का कहना है कि हमारे ग्राम स्वराज का सपना तभी पूरा हो सकता है जब ये आर्थिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी पूरी, मतलब गांव आत्मनिर्भर बने। जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेगा आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा। यदि कोई फैक्ट्री की स्थापना करना है, कोई कारखाना की स्थापना करना है, तो ये फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? गांव में। वो कहते हैं एकदम ठीक उल्टी बात, दिल्ली बंबई में फैक्ट्री नहीं हो, फैक्ट्री है गांव में। और बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी ना हो, लघु और कुटीर उद्योग। एक ही बार बड़ा फैक्ट्री लगा देने से कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। लघु और कुटीर में सब बराबर चलते हैं। जैसे तुम गांव में देखो, अगर कोई गांव में 50 घर में सभी लोग एक ही काम करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, तो लघु कुटीर उद्योग में क्या है? सब लोग अगरबत्ती बना रहे हैं। तो छोटे उद्योग में मालिक भी वही है, नौकर भी वही है, चपरासी भी वही है, किरानी भी वही। कोई कहेगा किरानी साहब से मिलना है, तो बोलिए हम ही। मालिक कौन है? जी हम ही। ये देखिए गंदा है, चपरासी कौन? तो जी हम ही। वही करें, सब वही। अब इसमें क्या है, सब अपना डेली बातचीत करते रहेगा, कितना अगरबत्ती, ये महिला कहेगी 500 बनाए, तो इसका अगर 450 है तो रात में एक्स्ट्रा टाइम करके 500 बना के सोएगी। सबके आय लगभग समान हो। इसीलिए गांव में अगर एक धंधे में सब लोग रहे, तो जैसे ही एक व्यक्ति भी ईंट गिरा के दूसरा तल्ला में काम लगाएगा, तो बगल वाला के यहाँ भी ईंट गिर जाएगा कि 2 तल्ला तो हम कम है, यहाँ भी बालू गिरा, इसके यहाँ भी काम लगेगा, इसके यहाँ भी लग जाएगा और इसके यहाँ भी लग जाएगा, धीरे धीरे सब 2 तल्ला कर लेगा, इसके यहाँ प्लास्टर, तो सबका हो जाएगा। गांव में देखोगे समानता सब में नजर आएगा। इनके बेटा की शादी तो इनका भी, सब समान उम्र के लगभग रहे कि हाँ उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, इनकी बेटी का है, सब एक समानता तुमको दिखाई देगा। अब इसीलिए अब छोटा भी रहे तो कहेगा उनका बेटा का हो गया, इनका भी हो, तो सब एक सिस्टम पूरा रहेगा। और इसी कारण से यहाँ चोरी कम हो। गांधी का कहना है कि चोरी कम होती है। जब लोग अपने को दूसरे से बहुत नीचे समझ लेते हैं तो उनकी मजबूरी होती है चोरी कर। लेवल का समझने पर चोरी क्यों करेगा? वो जब कुछ रहेगा भी तो कहेगा तुमसे कम है कि उठाएंगे, नहीं लेगा, वो फॉर्म में रहेगा। लेकिन अब एक आदमी काम लगाए और 18 मंजिल लिफ्ट वाला में काम लग, तो बगल वाला ईंट गिराएगा क्या? समझ लेगा कि नॉट रीचेबल, कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। उसका अगर आय अभी ऊपर बहुत जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, और धीरे धीरे अब यही इसका एक ही चीज सोचेगा कि अब उतना पैसा तो नहीं होगा, किस दिन अंदर घुसे कि सब छीन के निकाल। तो यहीं से चोरी डकैती का कंसेप्ट आ। गांधी कहते हैं कि सब अगर रोकना है, शांति चाहिए, तो हमारा कंसेप्ट है फैक्ट्री गांव में लगाओ। किसी को नौकरी चाहिए तो गांव से बंबई नहीं जाए, बंबई वाला गांव, बंबई रहते हैं, नौकरी चाहिए तो गांव में जाए। ये गांव की विशेषता होनी चाहिए और गांव वाले लोग अपनी आवश्यकता का सब चीज एकदम स्वयं आत्मनिर्भर रहे। गांधी कहते हैं कि जब चावल गांव में, तो इसका पैकेट शहर में कैसे बन रहा? तो तुम देखना कि बासमती राइस पूरा पैकेट कर दिया, बढ़िया से एकदम लगा दिया, ऐसा फोटो की बाहर से देख के लग रहा है कि बस यही खाएंगे तो पेट भर जाएगा, दाल का जरूरत भी नहीं। अब आप ये बताओ उत्पादन कहां हुआ? गांव में। पैकेजिंग कहां हो रहा है? शहर में। गांधी कह रहे हैं कि वही चावल जब हुआ तो वही राइस मिल बैठे, गांव के किसान ही अपना बस धान सिर्फ चावल, वही प्रोसेसिंग यूनिट बैठे कि चावल में अच्छा खराब अलग कर, वही पैकेट बोरा का कई लोग अपना फैक्ट्री बैठा ले कि पैकेट लीजिए, प्लास्टिक का मेरे यहाँ बनाइए, बोरा का मेरे यहाँ बनाइए, उसी में पैकेजिंग हो, गांव वाले लोग इसको सेल करें। शहर का आदमी गांव खरीदने आए कि चले बढ़िया राइस पैक वाला वहीं मिले, न कि गांव वाला शहर जाए। ये प्रोसेस जिस दिन हो गया, गांधी कहते हैं कि मेरा हिंद स्वराज का सपना पूरा हो जाए। तो बताओ गांधी का ये हिंद स्वराज क्या है, ग्राम स्वराज क्या है, राम राज क्या है? ये तो बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचे। निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना किया उससे एक मजबूत भारत का निर्माण संभव है। गांव से लेकर के केंद्र तक ग्रामीण भागीदारी इसमें घट सकती है कि बढ़ सकती है। अगर गांधी के ग्राम स्वराज की बात करें तो बोलो ग्रामीण भागीदारी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो इसमें ग्रामीण भागीदारी न केवल बढ़ेगी बल्कि आजादी का सही अर्थ भी जो है, एक गरीब से गरीब व्यक्तियों का विकास, वो सार्थक हो। अब मेन आपको निष्कर्ष में 3 से 4 लाइन लिख के लॉक कर देना है। तो अब ये बताओ पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है सबको? अब इसको लिखने का काम हम लोग का चलेगा। तो अब ग्राम स्वराज पर हम लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार बढ़िया से घर पे पढ़ना। जहां एक बार बढ़िया से पढ़ोगे फिर अपने से कलम चलाओगे, खूब बढ़िया इसमें चलेगा। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखें, लिखे गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को, गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को उनके द्वारा रचित पुस्तक, उनके द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज में देखा जा सकता है।
उनके द्वारा रचित पुस्तक हिंद स्वराज में देखा जा सकता है। हिंद स्वराज में देखा जा सकता है। ग्राम स्वराज के माध्यम से, ग्राम स्वराज के माध्यम से ग्रामीण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, ग्रामीण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर बल दिया गया है, बढ़ाने पर बल दिया गया है। गांव के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन में, सबसे गरीब व्यक्ति की जीवन शैली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना आजादी के दावे को खोखला करता है, आजादी के दावे को खोखला करता है, आजादी के दावे को खोखला करता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में बसती है, परंतु गांव की कीमत पर, परंतु गांव की कीमत पर शहरों का विकास होता है, शहरों का विकास होता है। शहरों की आवासीय समस्या, आवासीय समस्या, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या गहराता जा रहा है, गहराता जा रहा है। गांव खाली होकर जनसंख्या घनत्व शहरों में बढ़ाता जा रहा है, जनसंख्या घनत्व शहरों में बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। प्रत्येक गांव की समस्या, प्रत्येक गांव की समस्या भिन्न भिन्न है, प्रत्येक गांव की समस्या भिन्न भिन्न है। इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का निराकरण केंद्र में एक जगह बैठकर, केंद्र में एक जगह बैठकर, केंद्र में एक जगह बैठकर लेने से अच्छा, निराकरण फिर से कोई मिला लो। इस समस्या का निराकरण केंद्र में एक जगह बैठकर निर्णय लेने से अच्छा, निर्णय लेने से अच्छा, अच्छा ग्रामीण स्तर पर ही इसका निराकरण संभव है, ग्रामीण स्तर पर ही इसका निराकरण संभव है। इन सभी समस्याओं ने, इन सभी समस्याओं ने गांधी को हिंद स्वराज के लिए प्रेरित किया, गांधी को हिंद स्वराज के लिए प्रेरित किया, हिंद स्वराज के लिए प्रेरित किया। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा, की अवधारणा में गांव की पुनर्संरचना से है, गांव की पुनर्संरचना से है। इसके लिए, इसके लिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण को आवश्यक माना है, इसके लिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण को आवश्यक माना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण को आवश्यक माना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण को आवश्यक माना है, आवश्यक माना है। उनके अनुसार, उनके अनुसार ग्राम स्वराज की प्रक्रिया में, ग्राम स्वराज की प्रक्रिया में राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक दोनों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है, दोनों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ग्राम स्वराज के लिए, ग्राम स्वराज के लिए राजनीतिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, राजनीतिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, राजनीतिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत बताओ आज
भारत सरकार हमारे संविधान में एक शब्द लिखती है, सब लोग जानते हो, उस शब्द का प्रयोग आप लोग करते हो, और वो शब्द है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नाम सुने हो? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब क्या है? सरकार का उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करे। बोलो गांधी जी इसके पक्षधर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको कहना है कि नहीं है। गांधी कहते हैं, खुले मन से इसका समर्थन नहीं करते, कहते हैं कि संविधान जिस लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, हम इसे उचित नहीं मानते। आप जो हम कह रहे हैं ये सब करो, ये सब के फिर मतलब ये क्या है भाई? तो कहते हैं कि ये एक लोक कल्याणकारी, कौन लोग, किसका कल्याण? ये कोई निश्चित डिफिनेशन ही नहीं, और ये केवल एक शोषण का तरीका है। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार अपनी शक्ति को काफी बढ़ा लेती है, और इस शक्ति का कई बार दुरुपयोग भी करती है। तो कई बार है कि आदमी कमा भी रहा है तो मालूम चला कि उसको पकड़े हुए हैं लोक कल्याणकारी राज्य, इसको स्थापित करना है, और इसीलिए उसको तंग भी करते हैं। तो गांधी कहते हैं कि ये सब क्या जरूरत है कि सब करने, उससे बढ़िया है ये वाला सिस्टम। आजकल खूब चल रहा है इनकाउंटर योगी मॉडल। आप लोग के किसी मॉडल पे बात हो तो आपको निष्पक्ष रह करके सीधे चलना है। योगी मॉडल का मतलब ही क्या है? अपराधी पकड़ो और इनकाउंटर करो। तो अपराधियों का इनकाउंटर कितना सही है? आपसे अगर राय लिया जाए इंटरव्यू में, विचार में, लिखने में, तो क्या लगता है? अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? तो फिर अपराध नियंत्रण कैसे हो? क्या क्या बीच में लिखोगे? तो आपको एक ही चीज करना है कि इनकाउंटर अच्छी बात है, लेकिन अपराधियों का नहीं, मनी का इनकाउंटर होना चाहिए। मनी का इनकाउंटर, मैंने समझा? मनी का मतलब पैसा, काला धन पर इनकाउंटर होना। बहुत बाहुबली अपराधी कौन बनते हैं? जिनके पास अकूत संपत्ति होती, अपराध धन होते जाए। जैसे जैसे धन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके पास हथियार बढ़ते जाएंगे, हथियार बढ़ेंगे तो लोग बढ़ेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा तभी वो बहुत बाहुबली तैयार हो जाएगा। अगर हम इसी का इनकाउंटर कर, हम अपने सिस्टम को एकदम टाइट रखें, खाली देखें कि यहाँ पे है और लाइन ये है, बस आर्थिक इनकाउंटर, बस उसका सब चीज से, बस गरीबी जहां आएगी नेटवर्क ही खत्म हो जाए, तो वो ज्यादा इसमें होगा। इधर अभ्यानंद जी का बयान भी इधर तुम देखे होगे कि खास ये बयान दिए कि अपराधियों के इनकाउंटर से बढ़िया काले धन का इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर यहाँ पे हो, जिस धन का हिसाब किताब नहीं हो, जिस धन पे जहां तहां जा रहा है, तो आपको बाकी बहुत अपराधियों के इनकाउंटर सीधी बात करना है। कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, कोई व्यक्ति जन्म से नक्सली नहीं होता। ऐसा कोई कभी सुने हो कि जन्म लेती नर्स का चैन छीन लिया? सुना है कभी? नर्स गोदी उठाई, चैन छीन लिया, नरेटी धर लिया? नहीं, जन्म से कुछ नहीं। स्थिति परिस्थिति, उनके जो बाकी लोग उनके सत्संग में है, जो उनके साथ है, वक्त और परिस्थिति उनको कहीं ना कहीं मार्ग पर भेजती, और जिस मार्ग से वो जाके अगर बदल सकते हैं तो वो मार्ग से फिर सुधर भी सकते हैं। और बाकी बहुत दोषी है तो इसके लिए हमारी न्यायपालिका, आपको न्यायपालिका के पक्ष में ही रहना। न्यायपालिका न्याय करे। हमारी न्यायपालिका में मृत्युदंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है उसको हैंग टिल डेथ प्रावधान है हमारे मृत्युदंड, इनकाउंटर में मृत्यु, तो मृत्युदंड तो हमारी न्यायपालिका दे ही सकते, तो हम लोग को उधर के पक्ष में ज्यादा रहना है। तो ये मेन न्यायपालिका में आस्था, ब्लैक मनी इनकाउंटर, ये सभी मेन पॉइंट्स हो गए। तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, तो गांधी जो बात कर रहे हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य के पक्ष में है कि नहीं? नहीं, क्योंकि इसके नाम पर सरकार क्या करती है? शक्ति बढ़ाती है, शोषण करती है। उनका कहना है कैसा राजनीति होना चाहिए? लोकतांत्रिक हो, लेकिन दलहीन हो, कोई पार्टी नहीं। जिसको खड़ा होना है एकदम आजमाइश कर लो, इतने लेवल पर है कि सब आदमी एकदम लगभग खड़ा हो जाए, सब एक दूसरे से मिलजुल कर बैठते, जो खड़ा हो गया वो कुछ नहीं होगा, तो लोकतंत्र में आस्था बढ़ेगी उसकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो नीचे लिख दीजिए, उसी में क्या लिखे? विकेंद्रीकरण के अंतर्गत लिख दीजिए, राजनीतिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत उन्होंने उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया, लोकतंत्र का समर्थन किया, परंतु दल विहीन राजनीति का पक्ष लिया, दल विहीन राजनीति का पक्ष लिया, दल विहीन राजनीति का पक्ष लिया, दल विहीन राजनीति का पक्ष लिया। पैराग्राफ चेंज कर दो। महात्मा गांधी का यह मानना था, महात्मा गांधी का यह मानना था कि सत्ता का केंद्र बिंदु ग्राम हो, यह मानना था कि सत्ता का केंद्र बिंदु ग्राम हो, सत्ता का केंद्र बिंदु ग्राम हो, सभी प्रकार के चुनाव ग्राम से ही संपन्न हो, सभी प्रकार के चुनाव ग्राम से ही संपन्न हो, ग्राम से ही चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा, ग्राम से ही चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना हो, यहीं के प्रतिनिधि से जिला पंचायत, यहीं के प्रतिनिधि से जिला पंचायत, जिला पंचायत, राज्य पंचायत, राज्य पंचायत और राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हो, और राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हो। राष्ट्रीय पंचायत का कार्य, राष्ट्रीय पंचायत का कार्य केवल राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना हो, राष्ट्रीय पंचायत का कार्य केवल राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना हो, एकता अखंडता को सुरक्षित रखना हो। ग्राम स्तर पर ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी की स्थापना हो, सभी की स्थापना हो, और सत्ता ऊपर से नीचे की ओर न होकर, सत्ता ऊपर से नीचे की ओर न होकर, ऊपर से नीचे की ओर न होकर नीचे से ऊपर की ओर हो, नीचे से ऊपर की ओर हो। सत्ता का इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर जाना, सत्ता का इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से ऊपर की ओर जाना
गांधी ने राम राज्य माना, नीचे से ऊपर की ओर जाना, गांधी ने राम राज्य माना, राम राज्य माना, यहां राम राज्य अंडरलाइन हो जाएगा, बगल में वहीं खंडन भी कर देना है, बगल में जस्ट उसी लाइन में खंडन करेगा, राम राज्य माना, पूर्णविराम देख लीजिए। यहां राम से तात्पर्य, यहां राम से तात्पर्य रामायण के किसी पात्र से न होकर, यहां राम से तात्पर्य रामायण के किसी पात्र से न होकर, रामायण के किसी पात्र से न होकर वैसे शासक से है, वैसे शासक से है जो, वैसे शासक से है जो जो न्यायपूर्ण, जो न्यायपूर्ण, समतामूलक, समतामूलक मैंने सब समान, गांधी की दृष्टि में सब समान हो जाए, मेरे गरीब नहीं रहे, समतामूलक और आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करे, समतामूलक और आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करे। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। आर्थिक विकेंद्रीकरण बिना भी, आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना भी, आर्थिक विकेंद्रीकरण के बिना भी ग्राम स्वराज के सपना को पूरा नहीं किया जा सकता है, ग्राम स्वराज के सपना को पूरा नहीं किया जा सकता है। गांधी ने, गांधी ने, गांधी ने लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन किया, लघु एवं कुटीर उद्योग का समर्थन किया तथा उनका यह मानना था, तथा उनका यह मानना था कि इसकी स्थापना गांव में होनी चाहिए, उनका यह मानना था कि इसकी स्थापना गांव में होनी चाहिए। ग्रामीण अपने आवश्यकता की सभी सामग्री, ग्रामीण अपने आवश्यकता की सभी सामग्री, आवश्यकता की सभी सामग्री ग्राम स्तर पर करें, ग्राम स्तर पर करें। जिस समय ग्राम, जिस समय ग्राम आत्मनिर्भर बनेगा, जिस समय ग्राम आत्मनिर्भर बनेगा उस समय हिंद स्वराज की सपना पूरा होगा, उस समय हिंद स्वराज का सपना पूरा होगा, हिंद स्वराज का सपना पूरा होगा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। निष्कर्षतः, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गांधी ने, कि गांधी ने जिस ग्राम स्वराज, जिस ग्राम स्वराज की स्थापना पर बल दिया, जिस ग्राम स्वराज की स्थापना पर बल दिया उसके माध्यम से, उसके माध्यम से ग्रामीण भागीदारी को, उसके माध्यम से ग्रामीण भागीदारी को ग्राम से केंद्र तक बढ़ाया जाना संभव है, ग्रामीण भागीदारी को ग्राम से केंद्र तक बढ़ाया जाना संभव है, ग्राम से केंद्र तक बढ़ाया जाना संभव है। इसके द्वारा, इसके द्वारा समृद्ध, समृद्ध ग्राम की स्थापना होगी, समृद्ध ग्राम की स्थापना होगी और यह संकल्पना, यह संकल्पना आजादी के वास्तविक अर्थ को, बोलो क्या लिखा जाए, सोच कर बुद्धि पर लगाओ, बोलो वास्तविक अर्थ को पढ़ाओ, बोल कोई बात नहीं, वास्तविक अर्थ को कुछ नहीं बुझाएगा तो पूरा करेगा, ये सबसे सरल बात होगी, और कुछ बात बोल। अच्छा चलिए बोलो। ग्राम स्वराज इतना सुना तो ये संकल्पना आजादी के सही अर्थ को, हाँ चलिए बढ़िया, निरूपित करेगा, रेखांकित करेगा, पूरा करेगा। तो लिख दीजिए आजादी के वास्तविक अर्थ को सार्थक करेगा। कैसे क्या पूछता तुमको, मैंने दूसरा चाहिए, दूसरा लिख दो, कोई मैथ है कि 3 होगा कि 2 होगा, इसमें जो है उस बात को लिख सकते हो, इसकी खूबसूरती समझो। मेंस एग्जाम दे रहे हो तो क्या सर मत बोलो, तुमको लगे कि यहाँ पर लाइन हो सकती, तुम सब दे दो कोई बात नहीं। अब ये बताओ, हिंद स्वराज की बात है, ग्राम स्वराज की बात है, राम राज की बात है, कलम चलेगा कि नहीं चलेगा, लिखा सकता है सबसे ना। देखो थाउट में सबसे बड़ी बात है समझ कितना है, अब यही नहीं समझ रहे हो, अब परीक्षा में आएगा गांधी का राम राज, सवाल ही नहीं उठा, कलम चलेगा, लिख नहीं पाओ, समझे हुए हो जैसे कलम चलेगा तुम्हारा। अब इसमें हेडिंग बोलो अगला क्या है गांधी का, अब तो राजनीतिक 2 और बच रहा होगा आपका। गांधी का सर्वोदय, सर्वोदय के बाद सत्याग्रह, राजनीति खत्म हो जाएगा ना। चलिए तो हेडिंग दे दीजिए गांधी का सर्वोदय, गांधी का सर्वोदय। चलिए सर्वोदय देखो कितना तेज है, अगला निष्कर्ष कल होगा, लोग तो इसके आगे वाला भी समझ रहा है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, सर्वोदय और सत्याग्रह ये दोनों जो सेक्शन है, अगर कल लंबा क्लास रहा तो कल यही नहीं करेंगे, कल दोनों खत्म कर देंगे, तो कल दोनों हो जाएगा। उसके बाद आपका ध्यान दीजिए सर्वोदय सत्याग्रह